नमस्कार सभी को। तो देखिए यहाँ पर हम लोग एक इम्पोर्टेंट चैप्टर के नोट्स डिस्कस करेंगे और ये जो चैप्टर है इसका नाम है जर्नी इनसाइड द एटम। न्यू एनसीईआरटी का चैप्टर नंबर 8 है। तो चलिए देखते हैं सबसे पहली बात क्या कही गई इसमें। मैटर और एटम्स के बारे में बात बताई गई है। तो एवरीथिंग अराउंड अस इज मैटर। तो हमारे आसपास जो भी चीजें हैं वो सब क्या है, मैटर है, चाहे वो सॉलिड के फॉर्म में हो या लिक्विड के फॉर्म में हो या गैस के फॉर्म में हो। मैटर इज मेड अप ऑफ टाइनी पार्टिकल्स कॉल्ड एटम्स। जो मैटर है, चाहे वो सॉलिड हो, चाहे वो लिक्विड हो, चाहे वो गैस हो, वो छोटे छोटे से पार्टिकल से बना है और इन पार्टिकल्स को क्या कहते हैं, एटम कहा जाता है। अब एटम के बारे में कुछ प्रॉपर्टीज समझ लेते हैं कि ये बहुत ही छोटे होते हैं, स्मॉल होते हैं। इनविजिबल टू नेकेड आइज, मतलब हम लोग अपनी आंखों से इसको देख नहीं सकते हैं। बिल्डिंग ब्लॉक्स ऑफ ऑल दी सब्सटेंसेस। तो कोई भी लिविंग थिंग है या कोई नॉन लिविंग थिंग है, वो उसकी सबसे छोटी अगर यूनिट देखी जाए तो क्या होती है, एटम होती है। तो सबसे छोटी जो यूनिट होती है वो क्या होती है, एटम होती है। आगे बढ़ते हैं, ओरिजिन ऑफ एटॉमिक थ्योरी। अब एटॉमिक थ्योरी को देखेंगे। तो एटॉमिक थ्योरी का ओरिजिन, तो ओरिजिन देख लेते हैं। एटॉमिक थ्योरी का ओरिजिन क्या है, तो कुछ एंशियंट आइडियाज देख लेते हैं। जैसे आचार्य कणाद का जो एंशियंट आइडिया है, इन्होंने सबसे छोटे पार्टिकल के बारे में बताया जिसको क्या कहते हैं, परमाणु कहते हैं। ठीक है। इसके बाद डेमोक्रिटस और ल्यूसिपस का जो है वो एटमॉस के बारे में बताया इन्होंने, और एटमॉस जो है उसी से शब्द एटम पड़ा, और एटमॉस का मतलब क्या होता है, इंडिविजिबल होता है। दीज वर फिलोसॉफिकल नो एक्सपेरिमेंट्स। तो ये जो दोनों लोग हैं, इन्होंने फिलोसफी केवल दी थी, कोई एक्सपेरिमेंट करके नहीं बताया था एटम से रिलेटेड। आगे बढ़ते हैं। डाल्टन एटॉमिक थ्योरी जो है वो 1808 में आई थी, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। इसमें क्या क्या बताया गया, तो पहली बात ये बताई गई थी, मैटर इज मेड अप ऑफ एटम्स। तो जो भी मैटर होता है वो किसका बना होगा, एटम का बना होगा। एटम जो होते हैं वो कैसे होते हैं, इंडिविजिबल होते हैं, वर्ल्ड फर्दर डिवाइड नहीं हो सकते हैं। ये डाल्टन एटॉमिक थ्योरी में बताया गया है। एटम्स ऑफ सेम एलिमेंट आर आइडेंटिकल। इसका मतलब क्या है, जैसे मान लीजिए गोल्ड एक एलिमेंट है, ठीक है, तो इसके अंदर जितने भी एटम्स होंगे वो एक ही तरीके के होंगे, अलग अलग नहीं होंगे। एटम्स कंबाइन इन फिक्स्ड रेशियोज। तो जैसे वाटर है, तो वाटर में क्या होता है, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का कॉम्बिनेशन होता है। तो दो हाइड्रोजन के एटम्स मिले और एक ऑक्सीजन का एटम मिला तो क्या बन गया, वाटर बन गया। तो ये फिक्स्ड रेशियो में हमेशा कंबाइन होंगे। वाटर कहीं का भी होगा, उसमें हमेशा दो हाइड्रोजन होंगे और एक ऑक्सीजन का एटम जरूर होगा। लिमिटेशंस अगर देखी जाए इसकी, तो लिमिटेशन आपको पता है कि जो एटम्स है उसको बाद में फर्दर और भी क्लासिफाई किया गया, फर्दर डिवाइड किया गया है। इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन, मतलब सब एटॉमिक पार्टिकल्स पता चला बाद में, एटम के अंदर भी होते हैं पार्टिकल्स। डिस्कवरी ऑफ इलेक्ट्रॉन, तो सबसे पहले हम लोग आते हैं इलेक्ट्रॉन की डिस्कवरी, जो किसने करी है, जे जे थॉमसन ने करी है। इनका जो एक्सपेरिमेंट है ये कैथोड रे ट्यूब का एक्सपेरिमेंट है। इसमें देखा जाए क्या क्या चीजें ली गई हैं, तो देखिए एक तरफ कैथोड लिया गया, कैथोड निगेटिव टर्मिनल होता है, ये कैथोड है, ये निगेटिव टर्मिनल है, और ये जो एनोड है ये वाला, ये पॉजिटिव टर्मिनल है। अब जो कैथोड है मतलब निगेटिव टर्मिनल है, उसको बैटरी के निगेटिव टर्मिनल से लगाया गया है, और एनोड को क्योंकि पॉजिटिव था तो उसको पॉजिटिव टर्मिनल ऑफ द बैटरी से लगाया गया है। फिर क्या किया, सर्किट को ऑन किया गया, तो क्या देखा गया, कुछ इलेक्ट्रॉन्स या कुछ रेज जो थी, मतलब कुछ कैथोड रेज थी, वो निगेटिव इलेक्ट्रोड से निकली और किसकी तरफ गई, पॉजिटिव इलेक्ट्रोड की तरफ गई। और क्योंकि निगेटिव इलेक्ट्रोड से निकल रही थी तो उन रेस को क्या बोला गया, मतलब निगेटिव रेज बोला गया, कैथोड रेज बोला गया। ठीक है। और वही निगेटिव रेज आगे चल के क्या हो गई, इलेक्ट्रॉन्स हो गए। ठीक है। ऑब्जर्वेशन क्या देखा गया, रेज ट्रेवल फ्रॉम कैथोड टू एनोड। तो रेज किधर से किधर ट्रेवल कर रही थी, कैथोड से एनोड की तरफ ट्रेवल कर रही थी। क्या चार्ज था इनके ऊपर, इनके ऊपर निगेटिव चार्ज था। कंक्लूजन क्या मिला, यहाँ से इलेक्ट्रॉन की डिस्कवरी हो पाई। ठीक है। तो इलेक्ट्रॉन की डिस्कवरी याद रखिएगा, जे जे थॉमसन ने करी है। और एक चीज और देखी गई कि कोई भी एटम होगा तो उसके अंदर इलेक्ट्रॉन जरूर प्रेजेंट होगा। अब यहाँ पर एक फैक्ट है जो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कि कोई भी इलेक्ट्रॉन है उस पर चार्ज क्या होता है, तो -1.602 इंटू 10⁻⁹ कूलम इस पे चार्ज होता है। ठीक है। अब आते हैं थॉमसन का जो एटॉमिक मॉडल था, जिसको प्लम पुडिंग मॉडल भी कहते हैं, इसके बारे में थोड़ा सा देख लेते हैं। देखिए थॉमसन ने अपने एटॉमिक मॉडल में क्या बताया, इन्होंने एटम को क्या माना, एक स्फेयर है, कैसे चार्ज का, पॉजिटिव चार्ज का, ये एक स्फेयर है, मतलब इस रेड कलर का आप देख पा रहे हैं जो पॉजिटिव चार्ज है, तो ये एक पॉजिटिव चार्ज का स्फेयर है। और ये जो ब्लू ब्लू कलर के दिखाई पड़ रहे हैं वो निगेटिव चार्जेस हैं जो एम्बेडेड हैं इसके अंदर। ठीक है। तो एम्बेडेड इनसाइड दी पॉजिटिव स्फेयर वो क्या है आपका, निगेटिव चार्जेस है, जिसको इलेक्ट्रॉन कहा गया। कुछ अचीवमेंट यहाँ पर देखने को मिली, क्या देखने को मिली अचीवमेंट, कि जितना पॉजिटिव चार्ज था
और जितना नेगेटिव चार्ज था वो दोनों इक्वल थे, तो पॉजिटिव इज इक्वल टू नेगेटिव था, तो इसी वजह से एटम जो था वो इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल था। ठीक। लिमिटेशंस क्या देखने को मिलती है थॉमसन मॉडल ऑफ एटम में? लिमिटेशंस देखने को मिली, फेल टू एक्सप्लेन स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट, तो जो स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट है रदरफोर्ड का, उसको थॉमसन एक्सप्लेन नहीं कर पाए थे। अब बात करते हैं स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट क्या था रदरफोर्ड का। तो रदरफोर्ड का स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट कुछ इस तरीके का है कि ये हम लोग ने क्या लिया है, गोल्ड फॉयल लिया गया, ये थिन बहुत ही पतली गोल्ड फॉयल ली गई है, और ये उसके कुछ एटम्स आपको दिखाई पड़ रहे हैं जो येलो येलो कलर के हैं। इसके जो सेंटर पे है ये क्या है, ये उस एटम का न्यूक्लियस है। क्या है? न्यूक्लियस है। अब यहाँ से क्या पास कराई गई, अल्फा पार्टिकल्स, अल्फा पार्टिकल याद रखिएगा पॉजिटिवली चार्ज होती हैं, इनको पास कराया गया, मतलब इसको उस थिन को गोल्ड फॉयल पे फॉल कराया गया। तो जब फॉल कराया गया तो क्या देखा गया, कुछ यहाँ पर ऑब्जर्वेशंस देखने को मिले, क्योंकि आप देख पा रहे होंगे ज्यादातर जो अल्फा पार्टिकल्स है वो बिल्कुल स्ट्रेट चले गए, उनमें कोई भी डिफ्लेक्शन नहीं हुआ। कुछ अल्फा पार्टिकल्स आप देखेंगे यहाँ पे डिफ्लेक्शन हो रहा है, कुछ एंगल से डिफ्लेक्ट हो रहे हैं, और कुछ ऐसे अल्फा पार्टिकल भी हैं जो वापस ही आए जा रहे हैं जिधर से वो आए थे। ठीक है, तो यही ऑब्जर्वेशन है। तो मोस्ट अल्फा पार्टिकल जो है वो स्ट्रेट चले गए, और इससे क्या पता चला, स्ट्रेट चले गए तो मोस्ट स्पेस जो है किसी भी एटम में वो क्या है, एम्प्टी है। ठीक है, वो स्पेस क्या है, खाली है, ये पता चला। सम जो है कुछ जो थे वो क्या हो गए, डिफ्लेक्ट हो गए कुछ एंगल से, तो आप देख सकते हैं यहाँ पे थोड़ा सा डिफ्लेक्शन हो रहा है। तो डिफ्लेक्शन हो रहा है इसका मतलब क्या है कि हमने क्या देखा, छोटे छोटे एंगल से डिफ्लेक्शन देखने को मिला था। और कुछ ऐसे थे, मतलब बहुत ही कम ऐसे थे जो बाउंस बैक हो गए थे। आप देख सकते हैं यहाँ पर एक, यहाँ पर दिखाया गया है, जो वापस जिधर से आया था उसी तरफ आ रहा है, मतलब बाउंस बैक हो रहा है, ये रिफ्लेक्ट हुआ जा रहा है। कंक्लूजन क्या देखने को मिला, एटम इज मोस्टली एम्प्टी स्पेस, तो एटम के अंदर ज्यादातर स्पेस क्या है, एम्प्टी है। पॉजिटिव चार्ज कंसंट्रेटेड इन न्यूक्लियस, देखिए यहाँ पे ये जो तीसरा वाला था कि कुछ जो थे बाउंस बैक हुए, इससे क्या पता चला कि जो पॉजिटिव चार्ज था वो न्यूक्लियस में ही कंसंट्रेटेड है। ठीक है, तो कोई भी एटम के अंदर जो पॉजिटिव चार्ज होता है वो कहाँ होता है, न्यूक्लियस में होता है, ये भी इन्होंने बताया था। तीसरी बात क्या बताई रदरफोर्ड ने इस एक्सपेरिमेंट से, इलेक्ट्रॉन्स रिवॉल्व अराउंड द न्यूक्लियस, और इसी से इन्होंने भी बता दिया कि जो इलेक्ट्रॉन्स हैं वो न्यूक्लियस के अराउंड क्या करते हैं, रिवॉल्व करते रहते हैं। अब आते हैं रदरफोर्ड का मॉडल क्या कहता है। तो रदरफोर्ड ने अपने मॉडल में कुछ इंपॉर्टेंट बातें बताई, कुछ फीचर्स बताए, जैसे सेंटर में क्या है, न्यूक्लियस है। जैसे इनका जो मॉडल था वो प्लेनेटरी मॉडल था इस तरीके का, तो सेंटर में आप क्या देख पा रहे हैं, न्यूक्लियस है। इलेक्ट्रॉन्स ऑर्बिट अराउंड इट, तो इलेक्ट्रॉन्स जो है आप देख सकते हैं चक्कर लगा रहे हैं इलेक्ट्रॉन्स, तो कोई इस गोले में लगा रहा है, कोई परपेंडिकुलर, कोई हॉरिजॉन्टल गोले में चक्कर लगा रहा है, तो अलग अलग गोलों में क्या कर रहे हैं, अलग अलग ऑर्बिट्स में चक्कर लगा रहे हैं इलेक्ट्रॉन्स। ठीक। साइज बताया इन्होंने कि जो एटम का साइज है अप्रोक्सीमेटली 10⁻⁻10 मीटर है, और न्यूक्लियस का साइज जो है वो 10⁻⁻15 मीटर है। तो बड़ा कौन है, एटम बड़ा है, ऑब्वियस सी बात है, क्योंकि न्यूक्लियस एटम के अंदर होता है। ठीक। तो ये दो बातें याद रखिएगा जो रदरफोर्ड ने अपने मॉडल में बताई है। अब इनकी कुछ लिमिटेशंस भी हैं रदरफोर्ड की, ये क्या नहीं बता पाए, तो ये स्टेबिलिटी के बारे में नहीं बता पाए। इसको अगर थोड़ा सा ऐसे डीप में समझा जाए तो ये है कि जैसे मान लीजिए इलेक्ट्रॉन है, तो और ये बीच में सेंटर पे न्यूक्लियस होगा, तो इलेक्ट्रॉन्स जब घूमते हैं किसी भी न्यूक्लियस के अराउंड, तो क्या होता है, ये एनर्जी लूज करते हैं। इलेक्ट्रॉन क्या करेंगे, एनर्जी लूज करेंगे। ठीक है, एनर्जी लूज करेंगे, और जब ये एनर्जी लूज करेंगे तो एक ऐसा टाइम लिमिट आएगा कि ये जो सर्कल है वो धीरे धीरे करके क्या होता है, छोटा हो जाएगा, और अल्टीमेटली ये जो इलेक्ट्रॉन है ये इस न्यूक्लियस के अंदर एम्बेड हो जाएगा, घुस जाएगा उसके अंदर। जबकि ऐसा देखा तो जाता नहीं है, क्योंकि एटम क्या है, स्टेबल है, तो इसी को कहते हैं स्टेबिलिटी। एक्सप्लेन नहीं कर पाए थे कि क्यों जो इलेक्ट्रॉन है वो उसके अंदर एम्बेड नहीं हो रहा है, क्यों नहीं घुस रहा है उसके अंदर, वो स्टेबल क्यों रह रहा है, तो स्टेबिलिटी के बारे में बता नहीं पाए थे। इलेक्ट्रॉन शुड फॉल इनटू न्यूक्लियस, तो ये बताया गया कि इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस में फॉल हो जाना चाहिए, लेकिन फॉल नहीं होता है। अब बात करते हैं एक कुछ फैक्ट की, तो प्रोटॉन की डिस्कवरी किसने करी है। प्रोटॉन की डिस्कवरी जो है, देखिए यहाँ पर जो है प्रोटॉन की डिस्कवरी जो दी गई, रदरफोर्ड दी गई है, लेकिन और ज़्यादा अगर क्लियर किया जाए तो गोल्डस्टीन ने प्रोटॉन की डिस्कवरी करी थी। तो यहाँ पे रदरफोर्ड का नाम क्यों दिया है, क्योंकि रदरफोर्ड ने न्यूक्लियस ढूंढा था, और न्यूक्लियस के अंदर इन्होंने बताया था कोई पॉजिटिव चीज़ है जिसको क्या कहा था, प्रोटॉन कहा था। में नहीं दिया है तो हम लोग फिलहाल क्या मान के चलेंगे कि प्रोटॉन की डिस्कवरी किसने करी है, रदरफोर्ड ने करी है। ठीक है, आपको कॉन्सेप्ट पता होना चाहिए कि अगर आपको गोल्डस्टीन मिलेगा तो आप गोल्डस्टीन ही टिक लगाएंगे। ठीक है,
लेकिन अगर रदरफोर्ड मिल रहा है, गोल्डस्टीन नहीं मिलेगा। जैसे मान लीजिए आप कोई एग्जाम देंगे, कोई कॉम्पिटिटिव एग्जाम देंगे तो उसमें गोल्डस्टीन मिलेगा, और अगर स्कूल का एग्जाम देंगे तो रदरफोर्ड ही मिलेंगे, क्योंकि एनसीईआरटी कहीं भी गोल्डस्टीन का नाम नहीं दिया है। ठीक है, तो ये बात पता होनी चाहिए कि न्यूक्लियस की डिस्कवरी किसने करी थी। न्यूक्लियस की डिस्कवरी करी थी रदरफोर्ड ने, और इसी न्यूक्लियस के अंदर इन्होंने बताया कि न्यूक्लियस में ही एक पॉजिटिव चार्जेस प्रेजेंट होते हैं जिसको प्रोटॉन कहा जाता है। चार्ज +1 होता है, न्यूक्लियस में प्रेजेंट होता है, और ये हैवी पार्टिकल होता है, ये बात याद रखिएगा। बोर एटॉमिक मॉडल पे आते हैं, तो जो भी प्रॉब्लम्स थी रदरफोर्ड मॉडल ऑफ एटम में, उसको सही किसने किया? बोर ने सही किया। इनके क्या क्या बातें थी, क्या क्या पोस्टुलेट्स थे? इन्होंने कहा कि जो इलेक्ट्रॉन्स हैं, जैसे रदरफोर्ड ने कहा था कि इलेक्ट्रॉन जो है वो घूमते रहते हैं, इन्होंने कहा जो इलेक्ट्रॉन्स हैं वो किसी भी ऑर्बिट में नहीं घूमेंगे, वो एक पर्टिकुलर फिक्स्ड ऑर्बिट में ही घूमेंगे, और वो उस ऑर्बिट की प्रॉपर्टी ये होगी कि वहां पर इलेक्ट्रॉन्स जो हैं ना वो एनर्जी लूज करेंगे। तो ये जो इलेक्ट्रॉन है ये ऐसी ऑर्बिट में घूमेगा, तो ना ये एनर्जी लूज करेगा और ना ही एनर्जी गेन करेगा। ठीक है, तो ऐसे ऑर्बिट्स को क्या कहा गया? एनर्जी शेल्स कहा गया। क्या कहा गया इनको? एनर्जी शेल्स कहा गया, एनर्जी ऑर्बिट्स कही गई। ठीक है, तो इलेक्ट्रॉन्स मूव्स इन फिक्स्ड ऑर्बिट, जिसको शेल कहते हैं। अब शेल क्या क्या होती है? तो KLMN शेल होती है, n इज इक्वल टू 1 2 3 4। ठीक है, नो एनर्जी लॉस इन फिक्स्ड ऑर्बिट। अब जो फिक्स्ड ऑर्बिट होती है उसमें कोई भी एनर्जी लॉस नहीं होता है, तो कोई भी ना एनर्जी लॉस होती है ना कोई एनर्जी गेन होती है। एनर्जी इंक्रीजेस विद डिस्टेंस फ्रॉम न्यूक्लियस। अब जो एनर्जी है वो इंक्रीज होती है डिस्टेंस के साथ साथ, कहाँ से? न्यूक्लियस में। मतलब ये हुआ कि जैसे जैसे हम लोग दूर जाएंगे तो यहाँ पे जो इलेक्ट्रॉन होगा के शेल में, मतलब के शेल में जो इलेक्ट्रॉन होगा सबसे कम एनर्जी होगी, ऐसे ऐसे करके एन शेल में यहाँ पर देखा जाए तो सबसे ज्यादा एनर्जी देखने को मिलेगी। इसका मतलब जैसे जैसे न्यूक्लियस से हम दूर जाते जाएंगे एनर्जी और ज्यादा बढ़ती जाएगी। इलेक्ट्रॉन्स जंप बिटवीन लेवल्स बाय एब्जॉर्बिंग और रिलीजिंग एनर्जी। अब देखिए, कोई भी इलेक्ट्रॉन मान लीजिए यहाँ पे है, उसको नीचे की ओर आना है पिछली सेल में, मतलब पहले शेल में, तो क्या करेगा? एनर्जी लॉस करके आ जाएगा। ठीक है, तो एनर्जी लॉस करके ये वापस पुरानी शेल में आ सकता है। लेकिन मान लीजिए कोई इलेक्ट्रॉन यहाँ पे था और इसको एक्साइट होकर दूसरे शेल में आना है यहाँ पे, तो इसको क्या करना पड़ेगा? एनर्जी को गेन करना पड़ेगा। तो दो ही तरीके से वो अपने शेल को चेंज कर सकता है, या तो एनर्जी वो लूज कर दे या तो एनर्जी वो गेन कर दे। ठीक है, मतलब एब्जॉर्ब करे एनर्जी या तो रिलीज करे एनर्जी। लूज और गेन तो नहीं कहेंगे, एब्जॉर्ब और रिलीज करके वो एक शेल से दूसरे शेल पे जंप कर सकता है इलेक्ट्रॉन। इससे क्या पता चला, इनकी अचीवमेंट क्या थी कि ये स्टेबिलिटी ऑफ एटम के बारे में बता पाए थे। क्योंकि देखिए, रदरफोर्ड ने क्या बताया? रदरफोर्ड ने हर चीज तो बताई, बस ये नहीं एक्सप्लेन कर पाए थे कि वो इलेक्ट्रॉन जो है वो न्यूक्लियस के अंदर क्यों नहीं एम्बेड हुआ जा रहा है, क्यों नहीं घुसा जा रहा है। इन्होंने बताया वो इसलिए नहीं घुस रहा है क्योंकि वो ऐसे ऑर्बिट्स में ही केवल घूम रहा है जहां पर वो ना एनर्जी लूज कर रहा है और ना ही वो एनर्जी गेन कर रहा है। अब बात करते हैं न्यूट्रॉन की डिस्कवरी किसने करी। तो न्यूट्रॉन की डिस्कवरी करी है जेम्स चैडविक ने, ये 1932 में करी थी। न्यूट्रॉन पे अगर आप चार्ज देखेंगे तो जीरो होता है, अप्रॉक्स मतलब जीरो ही होता है, चार्ज होता ही नहीं है कुछ, ना पॉजिटिव चार्ज है ना निगेटिव चार्ज है। मास जो है न्यूट्रॉन का वो अप्रोक्सीमेटली प्रोटॉन के जस्ट बराबर होता है। और न्यूट्रॉन जो है कहाँ प्रेजेंट होता है? न्यूक्लियस में ही प्रेजेंट होता है। तो न्यूक्लियस जो होता है उसमें दो चीजें होती हैं, एक प्रोटॉन होता है और एक न्यूट्रॉन होता है। तो ये क्या है? न्यूक्लियस है। तो ये बात याद रखिएगा, न्यूक्लियस में ये दो सब एटॉमिक पार्टिकल्स प्रेजेंट होते हैं जिनको प्रोटॉन और न्यूट्रॉन कहा जाता है। और इनको एक और चीज कह सकते हैं प्रोटॉन और न्यूट्रॉन को, क्योंकि ये न्यूक्लियस के अंदर प्रेजेंट होते हैं तो इसीलिए इनको न्यूक्लियॉन्स कहा जाता है। ठीक है, अब बात करते हैं, कुछ इंपॉर्टेंस देख लेते हैं। तो एक्सप्लेन्ड एटॉमिक मास लेड टू न्यूक्लियर एनर्जी डेवलपमेंट। अब देखिए, न्यूट्रॉन की डिस्कवरी से हम लोग क्या एक्सप्लेन कर पाए? एटॉमिक मास बता पाए कि एटॉमिक मास क्या होता है। तो जो प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन होता है इसी को ही क्या कहते हैं? एटॉमिक मास कहा जाता है। मतलब सम ऑफ प्रोटॉन्स एंड न्यूट्रॉन्स इन एन एटम इज कॉल्ड एटॉमिक मास। और इसी से न्यूक्लियर एनर्जी का भी डेवलपमेंट हो पाया था। आगे बढ़ते हैं, सब एटॉमिक पार्टिकल्स हमको तीन तरीके के मिले, इलेक्ट्रॉन मिला, प्रोटॉन मिला, न्यूट्रॉन मिला। चार्ज देख लीजिए, E-P+ और n के ऊपर जीरो, इसका मतलब न्यूट्रॉन पे कोई चार्ज नहीं होता है। इलेक्ट्रॉन जो है न्यूक्लियस के बाहर प्रेजेंट होता है, प्रोटॉन न्यूक्लियस में होता है, न्यूट्रॉन भी न्यूक्लियस में होता है। अब बात करते हैं एटॉमिक नंबर क्या होता है। नंबर ऑफ प्रोटॉन्स, जितने भी प्रोटॉन्स प्रेजेंट होंगे न्यूक्लियस में उसको एटॉमिक नंबर कहेंगे। और इसको याद रखिएगा, जेड से रिप्रेजेंट करते हैं। जैसे मान लीजिए कोई एटम है, मान के चलिए एक्स कोई एटम है, और उसमें ए ऊपर लिखा होगा, जेड नीचे लिखा होगा, तो एक्स जो है ये क्या है? एटम का सिंबल है। ठीक है, ए जो है ये क्या रिप्रेजेंट कर रहा है? ये मास नंबर को रिप्रेजेंट करता है।
ठीक है, और जेड क्या रिप्रेजेंट करता है, एटॉमिक नंबर को ये रिप्रेजेंट करता है। ठीक है, तो एटॉमिक नंबर होता क्या है, एटॉमिक नंबर का मतलब होता है कितने प्रोटॉन्स प्रेजेंट है न्यूक्लियस में। ठीक, ऑल्सो इक्वल टू द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन। मान लीजिए कोई न्यूट्रल एटम है, तो न्यूट्रल एटम होगा तो जितने प्रोटॉन होंगे उतने ही क्या हो जाएंगे, इलेक्ट्रॉन भी हो जाएंगे। अब प्रोटॉन कितने थे, वो एटॉमिक नंबर के बराबर थे, तो वही नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स भी हो जाएंगे। डिटरमाइंस आइडेंटिटी ऑफ द एलिमेंट, तो किसी भी एलिमेंट की आइडेंटिटी हमको किससे पता चलती है, एटॉमिक नंबर से पता चलती है। आगे बढ़ते हैं, अगला टॉपिक देखते हैं, हमारा मास नंबर है। ठीक है, तो मास नंबर क्या होता है, मास नंबर का मतलब होता है प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन, और यही दो चीजें आपको पता होंगी किसमें प्रेजेंट होती है, न्यूक्लियस में प्रेजेंट होती है। तो न्यूक्लियस में जितनी भी चीजें होती हैं प्रोटॉन और न्यूट्रॉन, वो कितने नंबर में है उसी को ही बोलते हैं मास नंबर। ठीक है, और प्रोटॉन्स और न्यूट्रॉन्स का जो कॉम्बिनेशन है वो क्या कहलाता है, न्यूक्लियॉन्स कहलाता है। अब इलेक्ट्रॉन डिस्ट्रीब्यूशन देख लेते हैं। इलेक्ट्रॉन डिस्ट्रीब्यूशन का जो तरीका है वो बोर बरी रूल से मिलता है हम लोग को। मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन जो रह सकते हैं किसी भी ऑर्बिट में वो कितने हो सकते हैं, 2n² रह सकते हैं। और जो ऑर्बिट है उनको शेल कहते हैं। तो ऑर्बिट अलग अलग तरीके से नाम से बताई गई, जैसे के ऑर्बिट है या के शेल है, एल शेल है, एम शेल है। के लिए एन की वैल्यू यहाँ पर क्या हो जाएगी, 1 हो जाएगी, एल के लिए 2 हो जाएगी और एम के लिए 3 हो जाएगी। तो ऐसे मान लीजिए एल के लिए हमको नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स निकालने हैं, मैक्सिमम कितने हो सकते हैं, तो 2 × 2 का स्क्वायर कर दीजिए। ठीक है, तो 2 × 2 = 4 × 2 = 8 आंसर आ जाएगा। तो देखिए 8 आ भी रहा है। तो इस तरीके से पहले शेल में मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन 2 हो सकते हैं, दूसरे में 8 हो सकते हैं, तीसरे में 18 हो सकते हैं। याद रखिएगा मैक्सिमम है इलेक्ट्रॉन्स। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, कुछ रूल्स देखेंगे। आउटर शेल में मैक्सिमम कितने इलेक्ट्रॉन्स हो सकते हैं, 8 इलेक्ट्रॉन्स हो सकते हैं। और क्या तरीका होता है, तो पहले हम लोग क्या करते हैं, इनर शेल को फिल करते हैं और बाद में आउटर शेल को फिल करते हैं। तो मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन रह कितने सकते हैं, रह सकते हैं 18। लेकिन स्टेबिलिटी के लिए, किसके लिए, स्टेबिलिटी के लिए इलेक्ट्रॉन रहते कितने हैं, तो हमको इलेक्ट्रॉन 8 बनाने होते हैं आउटर मोस्ट शेल में, बात याद रखिएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर जैसे देखिए दिया हुआ है सब में, जैसे हाइड्रोजन है, ये आपको 20 तक तो याद ही होना चाहिए कम से कम। ठीक है, जो हमने ये टेबल दी है इसको आपको पूरा याद करना पड़ेगा, एनसीईआरटी में भी है। हाइड्रोजन का सिंबल H है, एटॉमिक नंबर 1 है, तो इसका कॉन्फ़िगरेशन क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा सीधे सीधे। हम लोग जैसे नाइट्रोजन का देख लेते हैं, तो नाइट्रोजन का सिंबल N है, एटॉमिक नंबर इसका 7 है। अब अगर 7 है तो फर्स्ट शेल में 2 इलेक्ट्रॉन्स हो जाएंगे और सेकेंड शेल में कितने हो जाएंगे, 5 हो जाएंगे। ठीक है, तो ये बात याद रखिएगा। तो देखिए फर्स्ट शेल में है 2 और सेकेंड शेल में है 5। अब कोई 3 शेल वाला देख लेते हैं, जैसे मैग्नीशियम देख लेते हैं। तो मैग्नीशियम का Mg होता है, टोटल एटॉमिक नंबर इसका 12 है। ठीक है, अब 12 है तो इसको कैसे लिखाएगा, तो फर्स्ट शेल में 2 से ज़्यादा हो नहीं सकते, दूसरे शेल में 8। अब ये नहीं कि 10 आप ले लें, क्योंकि 10 ले लेंगे तो स्टेबिलिटी नहीं उसमें हो जाएगी, स्टेबल नहीं रह जाएगा। स्टेबिलिटी के लिए आउटर मोस्ट शेल में 8 इलेक्ट्रॉन्स ही होने चाहिए। ठीक है, अब देखिए अब बचा कितना, 2 8 10 हो गया, 2 बचे, तो यहाँ पर अगले शेल में 2 हो गए। अब ये स्टेबल बनने के लिए क्या करेगा, ये 2 इलेक्ट्रॉन्स को रिलीज कर सकता है। तो आपसे पूछा जा सकता है कि मैग्नीशियम क्या कर सकता है, तो ये 2 इलेक्ट्रॉन को क्या कर देगा, लूज कर देगा। ठीक है, इसी तरीके से जो सोडियम है उसके आउटर मोस्ट शेल में 1 इलेक्ट्रॉन है, तो 1 इलेक्ट्रॉन को ये क्या कर देगा, लूज कर देगा। लेकिन अगर मान लीजिए आउटर मोस्ट शेल में 5 इलेक्ट्रॉन्स हैं, तो ये क्या करेगा, इसके बाद 2 ऑप्शन है, तो 5 इलेक्ट्रॉन्स को लूज कर दे, ठीक है, और या तो 3 इलेक्ट्रॉन्स को ये बाहर से गेन कर ले। अब देखिए गेन करने में कम एनर्जी लगेगी, तो ये प्रोसेस ज्यादा अच्छा होगा, तो ये क्या कर लेगा, 3 इलेक्ट्रॉन्स को गेन कर लेगा। ठीक है, और इसी प्रोसेस को ही कहते हैं वैलेंसी। ठीक है, कि कितने इलेक्ट्रॉन्स उसने गेन किए और कितने इलेक्ट्रॉन्स उसने लूज किए टू बिकम स्टेबल, या कंबाइनिंग कैपेसिटी ऑफ एटम, जो इसकी सीधे डेफिनेशन है वो याद रखिएगा। कैसे पता चलता है वैलेंसी के बारे में, तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन से पता चलता है, वैलेंस इलेक्ट्रॉन से पता चलता है। अब वैलेंस इलेक्ट्रॉन क्या होते हैं, आउटर मोस्ट शेल में जो इलेक्ट्रॉन होते हैं उसी को ही हम लोग वैलेंस इलेक्ट्रॉन कहते हैं। अब अगर वैलेंस इलेक्ट्रॉन 6 से कम होंगे, मतलब 4 से कम होंगे, 4 से कम मतलब यहाँ पर जैसे है, तो आउटर मोस्ट शेल में इलेक्ट्रॉन कितने, 1 है, वही उसकी क्या हो जाएगी, वैलेंसी हो जाएगी। तो वो इलेक्ट्रॉन को क्या करता है, लूज करता है। ठीक है, अगर आउटर मोस्ट शेल में इलेक्ट्रॉन जो है वो क्या है, 4 से ज्यादा है। ठीक है, अगर ग्रेटर देन 4 है, यहाँ पे लिखना चाहिए था ग्रेटर देन 4 है, तो वो क्या करेगा, इलेक्ट्रॉन को गेन करेगा। जैसे 5 अगर इलेक्ट्रॉन है आउटर मोस्ट शेल में, तो वो क्या कर लेगा, 3 इलेक्ट्रॉन्स को गेन कर लेगा। अगर मान लीजिए आउटर मोस्ट शेल में इलेक्ट्रॉन्स हैं 7, तो क्या करेगा, 8 कंप्लीट करने के लिए, ऑक्टेट कंप्लीट करने के लिए 1 इलेक्ट्रॉन्स को गेन कर लेगा, 1 इलेक्ट्रॉन को गेन कर लेगा। ठीक है, लेकिन अगर मान लीजिए 4 ही है आउटर मोस्ट शेल में, तो वो क्या करता है, शेयरिंग करता है, जैसे कार्बन है।
तो कार्बन क्या करता है, ना ही इलेक्ट्रॉन वो गेन करेगा, ना वो इलेक्ट्रॉन लूज करेगा, तो वो क्या करता है, शेयर करता है। ठीक है, जैसे एग्जांपल दिया गया है सोडियम है, तो इसका अगर कॉन्फ़िगरेशन देखा जाए तो 281 होता है। आउटर मोस्ट शेल में कितने इलेक्ट्रॉन्स हो गए, 1 हो गए, तो इसकी वैलेंसी क्या हो गई, 1 हो गई। अब ये क्या कर सकता है, इसके पास दो ऑप्शन है, या तो 1 इलेक्ट्रॉन को ये लूज कर दे, ठीक है, 1 इलेक्ट्रॉन लूज कर ले, और या इस ऑक्टेट को कंप्लीट करने के लिए क्या कर ले, 7 इलेक्ट्रॉन को गेन कर ले। अब 7 देना लेना आसान है कि एक देना आसान है, तो एक देना आसान है, तो ये चीज ज्यादा अच्छी है, तो क्या कर देगा, 1 इलेक्ट्रॉन को लूज कर देगा। ऑक्सीजन में देखा जाए तो यहाँ पर देख सकते हैं आउटर मोस्ट शेल में कितने इलेक्ट्रॉन है, 6 हैं। अब 6 मतलब 4 से बड़ा हो गया, तो क्या कर दीजिए, 8 माइनस 6 कर दिए, तो आंसर आ जाएगा 2। तो इसकी वैलेंसी कितनी है, 2 है। अब ये जो 6 है, इसको 8 बनाने के लिए क्या कर सकता है, या तो 2 इलेक्ट्रॉन को एक गेन कर लेगा, और या तो 6 इलेक्ट्रॉन को लूज कर देगा। तो 6 इलेक्ट्रॉन लूज तो करेगा नहीं, तो ये क्या करेगा, 2 इलेक्ट्रॉन को गेन कर लेगा। तो ये क्या करता है, ये गेन करता है 2 इलेक्ट्रॉन्स को। ठीक है, यहाँ पर कार्बन का देख सकते हैं, कार्बन का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 2,4 हो जाएगा, वैलेंसी इसकी 4 है। अब ना ये इलेक्ट्रॉन गेन करेगा ना लूज करेगा, तो ये क्या करता है, शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन्स करता है। अब सिंबल्स पे आ जाते हैं, कुछ इंपॉर्टेंट सिंबल्स दिए गए, जैसे एल्युमिनियम का एल होता है, बस इसमें ये याद रखना होता है, कैपिटल ए रहेगा और एल स्मॉल रहेगा। इसी तरीके से आर्गन का पी है, बेरियम का भी है, बोरॉन का ये है बी, ब्रोमीन का बी आर है। ज्यादातर में आप देखेंगे पहले के दो लेटर्स ही होते हैं, जैसे कार्बन है तो एक ही लेटर है। क्लोरीन में जो है सी एल कर दिया है, ठीक है, तो सी एल क्लोरीन का होता है। कोबाल्ट का सी ओ है। अब ये बहुत इंपॉर्टेंट याद रखना है कि जो कॉपर है उसका लैटिन नेम क्या है, क्यूपरम से बना कॉपर, तो सी यू इसीलिए लिया गया। ठीक है, फ्लोराइड का एफ है। गोल्ड जो है उसका लैटिन नेम याद रखिएगा, ऑरम है, इसी वजह से ए यू आप इसका सिंबल देखेंगे। ठीक है, हाइड्रोजन का एच ही होता है, आयोडीन का आई होता है। आयरन का बहुत इंपॉर्टेंट है, फेरम होता है, एफ ई देखेंगे। लेड का आप देखेंगे तो लेड का पीबी होता है, और पीबी मतलब प्लम्बम है, तो लैटिन नेम क्या है, लेड का प्लम्बम है। इसी तरह मैग्नीशियम का एमजी है, नियॉन का एन ई है। नियॉन क्या है, एक नोबल गैस है, किसी से रिएक्ट नहीं करेगी, नोबल गैस है। तो नोबल गैस इसमें हीलियम भी है, नियॉन भी है, आर्गन होती है, क्रिप्टन होती है, जेनॉन होती है। दिखा देते हैं, यहाँ पर होगी नोबल गैस। तो देखिए ये एक नोबल गैस है, हीलियम। ठीक, फिर आपको मिलेगी नियॉन, और फिर मिल जाएगी आर्गन। तो इसके आउटर मोस्ट शेल में या तो 2 इलेक्ट्रॉन्स होंगे, ठीक है, या तो 8 इलेक्ट्रॉन्स होंगे, मतलब आउटर मोस्ट शेल क्या होगी, कंप्लीट होगी इनकी। तो ना किसी को इलेक्ट्रॉन देते हैं, ना वो किसी से इलेक्ट्रॉन लेते हैं, और ना शेयरिंग भी करते हैं। ठीक है, इसके बाद देख लीजिए नाइट्रोजन है, एन कहलाता है, ऑक्सीजन का ओ होता है। पोटेशियम का बहुत इंपॉर्टेंट है, केलियम होता है, के। ठीक है, इसका लैटिन नेम के है, केलियम। सिलिकॉन का एसआई होता है। सिल्वर का अर्जेंटम होता है, एजी। सोडियम का नेट्रियम होता है, Na। सल्फर का एस होता है। यूरेनियम का यू हो जाएगा। जिंक का जेडन हो जाएगा। ठीक, आइसोटोप्स बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। आइसोटोप्स ऐसे ग्रुप ऑफ एलिमेंट्स होते हैं जिनका एटॉमिक नंबर क्या होता है, सेम होता है। अब एटॉमिक नंबर सेम है, इसका मतलब सेम एलिमेंट्स की बात हो रही है। ठीक है, तो याद रखिएगा इस केस में एलिमेंट्स जो रहेंगे वो सेम रहेंगे, अलग अलग नहीं होंगे। ठीक है, लेकिन अंतर किस में होता है, मास नंबर में डिफरेंस होगा। जैसे प्रोटियम है, ड्यूटीरियम है और ट्राइटियम है। जैसे एक हमने लिखा 1H1, एक को लिखा 1H2, और एक को लिखा 1H3। नीचे जो लिखा है ये एटॉमिक नंबर है, ठीक है, ऊपर जो लिखा है ये मास नंबर है। अब आप देख सकते हैं तीनों के केस में तीनों हाइड्रोजन ही तो हैं, और तीनों हाइड्रोजन है, तो तीनों का एटॉमिक नंबर 111 ही है। लेकिन मास नंबर एक का 1 है, एक का 2 है, और एक का 3 है। जिसका मास नंबर 1 है उसको क्या कहा जाएगा, प्रोटियम कहा जाएगा। जिसका मास नंबर 2 है उसको क्या कहा जाएगा, ड्यूटीरियम कहा जाएगा। ड्यूटीरियम, डी है ये। और H1H3 को क्या कहा जाएगा, ट्राइटियम कहा जाएगा। ठीक है, तो ये बात याद रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है। कुछ प्रॉपर्टीज देख लेते हैं, जैसे केमिकल प्रॉपर्टीज जो होती हैं आइसोटोप्स की वो सेम रहती हैं, और फिजिकल प्रॉपर्टीज जो होती हैं आइसोटोप्स की वो अलग अलग होती हैं। मतलब हाइड्रोजन के जो तीन मतलब इनके आइसोटोप्स थे उनकी फिजिक केमिकल प्रॉपर्टीज तो सेम रहेंगी, लेकिन फिजिकल प्रॉपर्टीज जो होंगी वो डिफरेंट डिफरेंट होंगी। कुछ यूजेस देख लेते हैं, जैसे कार्बन 14 है, तो वो फॉसिल की डेटिंग में यूज किया जाता है। यूरेनियम 235 है, ये न्यूक्लियर फ्यूल के रूप में यूज किया जाता है, ये भी एक तरीके का आइसोटोप है, यूरेनियम 235। कोबाल्ट 60 बहुत इंपॉर्टेंट है, कैंसर के ट्रीटमेंट में इसको यूज किया जाता है। अब बात करते हैं एवरेज एटॉमिक मास की बात अगर करें,
तो उसके लिए फॉर्मूला क्या होता है, मास इनटू एबंडेंस अपॉन 100, मतलब जो भी मास होगा इनटू कितना परसेंटेज जो प्रेजेंट है। जैसे मान लीजिए एक एग्जांपल आपको दे देते हैं, क्लोरीन है, ये दो आइसोटोप में प्रेजेंट है 35 और दूसरा है क्लोरीन 37। ठीक, इसका परसेंटेज आपको दे दिया है, मान के चलिए 10% दिया, या इसको मान लीजिए 80% दे दिया और इसको मान लीजिए दे दिया 20%। अब आपको क्लोरीन जो है वो उस दो फॉर्म में था, दो आइसोटोप के फॉर्म में था, लेकिन आपको बताना है इस क्लोरीन का एवरेज एटॉमिक मास क्या हो जाएगा। तो आप क्या करेंगे, ये जो 35 है, ठीक है, इसको क्या करेंगे 80 से मल्टीप्लाई कर देंगे, प्लस ये जो 37 है इसको किससे मल्टीप्लाई कर देंगे, 20 से कर देंगे, अपॉन क्या कर देंगे 80 प्लस 20 मतलब 100 कर देंगे। ये हो जाएगा आपका एवरेज एटॉमिक मास किसका, क्लोरीन का। तो अब आप इसको सॉल्व कर लेंगे, आपको आंसर मिल जाएगा। तो जैसे क्लोरीन है तो क्लोरीन का 35.5 दिया गया, तो 0.5 वो इसी वजह से आ रहा है क्योंकि जब आप इसको सॉल्व करते हैं तो पॉइंट में आंसर आता है। ये हमने एक वैल्यू स्पेसिफिक नहीं ली है, एक एग्जाम्पल लिया है। ठीक है, अब बात करते हैं आइसोबार्स की। तो आइसोबार्स क्या होते हैं, आइसोटोप्स के जस्ट अपोजिट होते हैं। तो एक मान लीजिए एक्स है, दूसरा मान लीजिए वाई है। वहां पर क्या था, एटॉमिक नंबर सेम था, यहाँ पर क्या है, एटॉमिक नंबर डिफरेंट होगा। जैसे मान लीजिए ये है आपके पास में एटॉमिक नंबर जो है वो एक का 7 है, एक का 8 है, लेकिन यहाँ पे भी 14 है और यहाँ पे भी 14 है। तो आप देख सकते हैं यहाँ पर क्या है, एटॉमिक नंबर जो है जो नीचे लिखा है वो डिफरेंट है, लेकिन एटॉमिक मास दोनों के क्या है, सेम है। ठीक है, या मास नंबर जो है दोनों के सेम है, एटॉमिक नंबर जो है दोनों का डिफरेंट है। तो डिफरेंट एटॉमिक नंबर है, इसका मतलब दोनों एलिमेंट्स भी तो डिफरेंट होंगे, इसीलिए हमने एक का एक्स लिया दूसरे का वाई लिया। ठीक, तो सेम मास नंबर होता है लेकिन एटॉमिक नंबर इनका डिफरेंट होता है। ऐसे एलिमेंट्स को क्या कहते हैं, ऐसे ग्रुप ऑफ एलिमेंट्स को आइसोबार्स कहा जाता है। एग्जाम्पल दिया गया है कैल्शियम, पोटेशियम, आर्गन। ठीक है, तो कैल्शियम में भी अगर आप देखेंगे तो 2040 होता है, पोटेशियम में अगर आप देखेंगे तो उसमें भी 40 होता है एटॉमिक मास, मतलब मास नंबर। आर्गन में भी देखेंगे तो इसमें भी 40 एटॉमिक मतलब मास नंबर होता है। तीनों केस में मास नंबर क्या होता है, 40 ही होता है। तो ये तीनों क्या है, मतलब एक तरीके से आइसोबार्स हैं। अब मॉडर्न एटॉमिक मॉडल्स देख लेते हैं क्या है। तो डाल्टन में हम लोग ने देखा एटम इंडिविजिबल था। थॉमसन मॉडल ऑफ एटम में क्या देखा कि पॉजिटिव स्फीयर था और इलेक्ट्रॉन्स एम्बेडेड थे उसमें। रदरफोर्ड ने न्यूक्लियस के बारे में बताया, बोर ने एनर्जी लेवल्स के बारे में बताया। मॉडर्न पेयर टेबल में इलेक्ट्रॉन क्लाउड, देखिए यहाँ पे इलेक्ट्रॉन क्लाउड दिया है ना, तो इलेक्ट्रॉन क्लाउड के बारे में हम लोग को मॉडर्न में पता चलता है, मॉडर्न जो मॉडल है एटम का उसमें पता चलता है। ठीक है, तो ये सबका डायग्राम है, ये आप चाहें तो देख सकते हैं, वही चीजें हमने आपको समझाई थी अभी। इंपॉर्टेंट एग्जाम के लिए कुछ पॉइंट्स देख लिया, एटम इज मोस्टली एम्प्टी स्पेस, ज्यादातर स्पेस एटम में एम्प्टी है। न्यूक्लियस में ज्यादातर मास होता है एटम का। इलेक्ट्रॉन मास का नेग्लिजिबल होता है, इलेक्ट्रॉन का मास बिल्कुल ना के बराबर है। एटॉमिक नंबर ही आइडेंटिटी बताता है किसी भी एटम की या एलिमेंट की। वैलेंसी किस पे डिपेंड करती है, आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन पे, जिसको वैलेंस इलेक्ट्रॉन कहते हैं, उस पे डिपेंड करती है। आइसोटोप्स सेम केमिकल प्रॉपर्टीज होती है और मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन निकालने के लिए जो फॉर्मूला है वो 2n² है। तो इस तरीके से पूरा चैप्टर होता है समाप्त। इसके अलावा और भी चैप्टर्स हैं जिसके हम लोग ने प्लेलिस्ट में नोट्स, एमसीक्यूज, क्वेश्चन आंसर सब लगाए हैं, आप जाके देख सकते हैं, अपना रिविजन अच्छे से कर सकते हैं। अभी के लिए फिलहाल नहीं, थैंक यू वेरी मच, गुड बाय, जय हिंद।